बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं हारूनाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक खालिद फ़ारूक अवान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप साबिक़ सदर बार एसोसिएशन हारूनाबाद रह चुके हैं। आप चेयरमैन मार्केट कमेटी हारूनाबाद हैं। आपके वालिद साहब तहसील नाज़िम रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, मसाइल के हवाले से बात करेंगे, मार्केट कमेटी के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए मलिक खालिद फ़ारूक अवान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी दुआएं आप। खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह। सर, तालीम के हवाले से बात करें तो मैं ये पूछूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैं इब्तिदा से ही औरंगाबाद में मेरी ज़ाहिर है पैदाइश औरंगाबाद की है, तो ठीक। औरंगाबाद की मेरी तालीम है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से मैंने बीए किया है और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मैंने एलएलबी की है। ठीक। वकील बनने का शौक़ आपको खुद था या वालिद साहब ने कहा वकील बनना है? मेरा कोई ऐसा पर्सनल ये नहीं था। मेरे वालिद साहब चूँकि एक पॉलिटिकल आदमी थे जी। और वो चाहते थे कि एक बेटा जो बड़ा है वो कम अज़ कम हारूनाबाद में रह के, चूँकि जो बरादरी है, लोग हैं, जो वसेब होता है जी। उनके लिए सर्व करने के लिए शायद उन्होंने मुझे चुना था और इसीलिए वो कह रहे थे कि आपने एलएलबी करना। ठीक। तो जब मैंने एडमिशन ले लिया तो फिर मेरा इंटरेस्ट भी बन गया उसके बाद अच्छा, काफ़ी। ठीक हो गया। सर, आप अपने सियासी घराने के हवाले से कुछ तारुफ़ बता दें, सियासत को कब जॉइन किया? मैं चूँकि मेरे वालिद साहब डेरादार किस्म के सफ़ेदपोश आदमी थे और चूँकि बहुत बड़े जागीरदार तो वो नहीं थे, लेकिन सारे तहसील को पता है कि उनका एक हल्का अहबाब था जी। और डेरादार किस्म के आदमी थे और हर आदमी के लिए वो हर वक़्त अवेलेबल होते थे। सही। तो वो सियासी जो एक इब्तिदा में बंदा सीखता है, वो डेरे से लोग आते हैं, जब कोई सियासी माहौल आता है तो फिर वो कैंडिडेट्स देते थे, फिर उनके लिए मेहनत करते थे। फिर वो शुरू से एक मुस्लिम लीग माइंड आदमी थे, तो वो अपना एक ग्रुप बना के और धड़े की सियासत जो इधर होती है, वो उसको उन्होंने अपने उम्र के आखिरी टाइम तक उन्होंने उसको रन किया। तो चूँकि हम ये सारा कुछ देख के बड़े हुए थे और हो रहे थे, तो सच्ची बात है, मैं तो सोचता हूँ कि मेरा शायद सियासी मिजाज नहीं है। मैं अच्छा। कारोबारी बिजनेसमैन मिजाज का आदमी हूँ। ठीक। लेकिन मेरे दोस्त जो हैं शौकत महमूद बसरा साहब, जी। वो मुझे अक्सर कहते जब आप ये जीन में होता है, हाँ। जब आप पॉलिटिक्स में आएंगे या प्रैक्टिकली, तो फिर ये होगा कि आप वो खुद ब खुद ही वो आपसे रहा ही नहीं जाएगा जब इलेक्शन का सिनेरियो जब डेवलप होता है। हाँ। तो उनकी बात मैं आज भी उसको सोचता हूँ, उनसे बरमला मैं कह भी चुका हूँ कि यार ये बात का आपको कैसे पता था। तो फिर जब मैं इसके अंदर आया हूँ, ज़ाहिर उनके बाद मुझे बरादरी ने, उनके दोस्तों ने, एक हल्का अहबाब ने, उन्होंने मुझे उनके मुतबादल के तौर पे, मैं आमतौर पे ये कहता होता हूँ कि मुतबादल नहीं होता, मैराडोना का कोई मुतबादल नहीं है। जी। मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, ग्राउंड में उतर सकता हूँ, जैसे ही मेरा टैलेंट होगा मैं वैसे खेलूँगा। बिल्कुल। ठीक है ना? तो मैंने फिर वो आया और जैसा भी हूँ, बस वो लोगों के सामने हूँ और अपनी एफर्ट कर रहा हूँ। ठीक। आप कानूनदान हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, तो ये बताएँ कि एक अच्छे वकील में क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं? मैंने चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिविल में एक एक्सपीरियंस है और डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम है एज ए सिविल लॉयर। ठीक। सबसे पहली बात, कामयाबी मैं समझता हूँ कि दो चीज़ों से इंसान वकालत करता है, या तो उसको शौक़ बहुत ज़्यादा हो या वो मजबूर बहुत ज़्यादा हो, यानी उसके अलावा वो कुछ और कर ना सकता हो या करने के उसके पास अपॉर्चुनिटी ना हो, मौके ना हो। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का मामला था।
कि मुझे शौक़ भी था और मेरी वो ज़रूरत भी थी। तो फिर मैंने बामननगर स्टार्ट लिया। वहाँ चूँकि सिविल डिस्ट्रिक्ट का पूरे का काम वहाँ पे होता था, तो सिविल के एतबार से मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम मलिक मोहम्मद अब्बास साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसल, शेख करीमुद्दीन साहब, वहीद अरशद साहब, अच्छा, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत मेहनत की और फिर इधर आके मैंने वो अपना एक नया ट्रेंड सेट किया। इससे पहले बहुत छोटी सी बार थी। अच्छा। और अपने लिहाज से मैंने अपने जो मैं सीख के आया था उसको मैंने स्ट्रेंथन किया और अल्लाह का शुक्र है, नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया और बिज़नेस भी बनाया। तो ये सिर्फ शौक़ और मेहनत, दो चीज़ें, ज़रूरत, बिल्कुल, उनसे हो सकता है। और कामयाबी के लिए ये दो चीज़ें पहले ज़रूरी है और बंदा अपने आप से मुखलिस हो। अगले से तो बाद में होना होता है ना, कि अपने प्रोफेशन से वो मुखलिस हो। अगर वो अटेम्प्ट इस तरह की करता है, इस तरह की उसको पता होना चाहिए कि बदकिस्मती से हमारे प्रोफेशन में, ज़ाहिर है हर प्रोफेशन में इस तरह होता है, अच्छे बुरे लोग होते हैं। और चूँकि ये काम ऐसा है कि आप छुट्टियों पे जाएं, कोई चीज़ आपको नज़र आ जाए तो वो एक अलग बात है कि कोई मिसहैप हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए। लेकिन ये काम ऐसा है कि यहाँ पे लोग परेशान होके आते हैं, यानी कोई शौक़ से कोर्ट में नहीं आएगा, वो परेशान होगा। तो मुझे याद है मेरे वालिद साहब ने एक दफ़ा कहा कि मुझे पता चला है कि आपने किसी क्लाइंट को बहुत इंसल्ट की है। मैंने कहा जी मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा नहीं की है फलां बंदे से। मुझे याद आ गया। वो बार बार एक क्वेश्चन कर रहा था और मैं बिजी था जी। तो मैंने उसको ज़रा झाड़ दिया। मैंने कहा बैठ जाए आप, जब आपका टाइम आएगा तो। हाँ। उन्होंने कहा पता है कि ये लोग अपने बेटे पे ट्रस्ट नहीं करते। भाई का मसला भाई के साथ होता है तो वो आपके पास आते हैं। बाप का मसला बेटे के साथ होता है, बीवी का खामद के साथ होता है तो वो वकील पे ट्रस्ट करता है। और आगे से आपने उनके साथ ये बिहेव करना है तो फिर वो कहाँ जाए, किधर जाए। बिल्कुल। तो वो बात मैंने क्लिक की शुरू से कि मैं, ठीक है एटीट्यूड बंदे का होता है, लेकिन उसको मेरे उस्ताद कहा करते थे कि बहुत ज़्यादा मैला बंदा भी आपके पास आएगा और अचानक आपके नाक के पास मुंह करके, आपके कान के पास मुंह करके कोई बात करेगा। हाँ। आपने बर्दाश्त करना है। ठीक। तो ये चीज़ें हैं कि आप अपने क्लाइंट के साथ मुखलिस हो। पहले खुद के साथ होगे तो फिर क्लाइंट के साथ होगे। ठीक। माशाल्लाह आप सदर बार एसोसिएशन हारूनाबाद रह चुके हैं, तो आपने अपने उस टेन्योर में क्या डेवलपमेंट करवाई थी बार को लेकर? मैं जब प्रेसिडेंट बना हूँ 2012 में जी, मेरे मुकाबले में अली अकबर वैद साहब के भाई थे, अली असगर वैद साहब। तो मेरे वालिद साहब हयात थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो उसके बाद हमारा एक ग्रुप है 2006 से बार में एक ग्रुप डेवलप हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक सिर्फ एक इलेक्शन हारे हैं, उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हारे। तो मेरा वो चूँकि इब्तदाई दिनों में मैं 2012 3-4 साल में मैं प्रेसिडेंट बन गया था, तो मसाइल बड़े थे। बार रूम का रेनोवेशन का मामला था। फिर मैंने पूरे डिवीज़न की पहली ई लाइब्रेरी जो है, वो कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी जो है, वो औरंगाबाद में मैंने बनाई थी। अच्छा जी। उसके अलावा मैंने बार की जो डेवलपमेंट के हिसाब से था, पब्लिक के बार से वाशरूम्स वगैरह, उनकी साइड्स खुद अपने पैसे से, गवर्नमेंट की मदद लिए बगैर। और मैंने वहाँ पे चैम्बरलेस लोग बहुत ज़्यादा थे। मैंने फिर एक अपना बड़ी तगदो करके चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करके, डिस्ट्रिक्ट जज साहिबान से और सारी जुडिशरी से रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल है। तो मैंने जो अब इस वक्त सबसे बड़ा कम्प्लेक्स बना हुआ है बार का जी, वो मैंने अपने पैसों से आज खुद बनवाया था। यानी कि अपने पैसों से मुराद के खुद हमने पूरी बार ने वो कलेक्ट करके, और उसमें तकरीबन मैंने उस वक्त तकरीबन 30 वकला को अकोमोडेट किया था। और वो 1 साल का टाइम होता है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अदबी एतबार से, रूहानियत के एतबार से, ताकि ये क्रीम ऑफ सोसाइटी है, तो इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं
और मैंने एक लाइब्रेरी बनाई जो हमारी किताबों के जो अदबी कुतब थी उनके लिए मैंने एक अलग लाइब्रेरी बनाई, शाहबनामे से लेके और खलील जबरान और पोइट्री और सारी मैंने वो ला के इधर वो मैंने, ताकि हमारे जो दोस्त नए आए हैं वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और ज़ाहिर है जो किताब बिनी का जो शौक़ रखने वाले दोस्त होते हैं वो तो मरते दम तक उसको छोड़ते नहीं हैं। तो फिर मैंने वो कमेटियाँ बना के मुख्तलिफ़ कुतब जो हैं वो रियायती कीमत में ख़रीद के इधर एक वो लाइब्रेरी बनाई। तो इस तरह के छोटे छोटे काम साथ चलते रहते हैं, होते रहते हैं। बार और फिर बार के लिए मैंने अपना इसको जो पंजाब लेवल पे, ये उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब थे गालिबन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, उनसे 12 मरतबा में हम जाके मिले और अपने मसाइल बताए और उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया उस वक्त हमारे साथ। तो इस तरह के मतलब जो बार के मसाइल थे, 1 साल का टाइम होता है उसमें मैंने मेरा ख्याल है और 55 किए थे इजलास। अच्छा। और मेरी जनरल बॉडी के। अच्छा। और मेरे टेनोर में मैंने 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहिबान को यहाँ से फारिग करवाया था उनको, यानी बार की साथ मिल के, दोस्तों के साथ मिल के, क्योंकि उनका बार के साथ पहले का तो एटीट्यूड अच्छा नहीं था और दूसरे पर कोई करप्शन के इस तरह के इल्ज़ाम थे जिनको मैं नाम अब उनका नहीं लेना चाहता। तो फिर हमने उनको फारिग करवाया और फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप कौन सा लेना चाहते हैं जो आपके साथ। यहाँ से अता रुबानी साहब गए हुए थे, इधर होके गए थे, एडिशनल उनकी हो गई थी प्रमोशन, तो उनको फिर हम लेके आए। तो यानी बार के साथ खड़े होने की जो रवायत है और उसको भी निभाया बड़ी खुश उसलूबी से, बाकी तो मेरे दोस्त बता सकते हैं। बिल्कुल। और एक बेंच और बार का जो ताल्लुक होता है आपके दौर में, मेरे दौर में, और एक रिस्पेक्ट जो होती है, ये मैं हर आने वाले जज को कहता था कि फ़ाइल और साइल को आपने देख के फैसला करना होता है या रिलीफ देना होता है। वकील और आपका जो ताल्लुक है वो रिस्पेक्ट का है। ये नहीं होना चाहिए कि एक बंदा जो है वो चाहे वो जूनियर है चाहे वो सीनियर है, ये आपने फ़र्क नहीं रखना। आपने ड्यू रिस्पेक्ट देनी है ताकि किसी के साथ किसी को ये वो अपने आप को ये ना समझे कि मैं शायद वो भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। तो ये ट्रेंड मैंने सेट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल हमारे दौर में फिर बड़ा अच्छा टाइम रहा और उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। जी। सर, हारूनाबाद बार एसोसिएशन में अब क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि बार में ना जी, पहली बात तो ये है कि ये वो इदारा है जिस पर गवर्नमेंट ने को मैं समझता हूँ सबसे पहले नज़र डालनी चाहिए। कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, नहीं चल सकता है और नाइंसाफ़ी का नहीं चल सकता। तो इस सिलसिले में जब तक मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा ना, उसके लिए प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट को ये सेटल करनी चाहिए कि जो आने वाले बच्चे हैं वो देखें, आप ट्रेंड सेट करते हैं मेरे ख्याल में कि जब बच्चा पढ़ के 5 साल की डिग्री लेके 1 साल अप्रेंटिसशिप करके बड़ी लंबी दौड़ लगा के अपने प्रोफेशन में आता है, तो आते ही उसको काम नहीं मिलता। बिल्कुल काम नहीं मिलता तो वो घर वाले भी देखते हैं कि हमने तो सारा कुछ इस पे लुटा दिया है। तो ये अभी तक भी, हालांकि एक अच्छा वकील जब तक आप नहीं बन जाते, आप अर्न करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा होता है, घर में वालिद है, वालदा है, बच्चे, वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं और ज़ाहिर है वो एक जिम्मेदार होने जितना वो एहसास होगा उतना वो इस बात को फील करेगा। बिल्कुल ऐसा है। फिर क्या होगा, फिर इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बेरारवी का शिकार हो जाए, गलत अपनी लाइन ले ले। खुदा ना खास्ता जब पता है कि मेरे पास एक बंदा आ ही गया है तो मैंने अब इसको जाने नहीं देना, तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि आते ही जब उनकी अप्रेंटिसशिप मुकम्मल हो जाए तो इनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, जैसा कि पहले भी कई दफ़ा हुआ है, इनको देनी चाहिए, लीगल एडवाइज़र बनाएं या इस तरह का, ताकि उनकी कम अज़ कम जो अखराजात हैं वो अपने वहाँ से वो अर्न करे और वो एक्सपीरियंस भी लेगा उससे और फिर वो सर्व करे अपना सोसाइटी को।
जब 2-3 साल की ये उनको मिल जाएगी और वो जी। उसको एक चेहरा नज़र आएगा, एक बार में वो बैठा होगा, तो वो सेटल होने में उसमें ज़रा सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ कि ये है कि अगर जी। ये मसाइल इब्तिदा में उनको कुछ अर्निंग हुँ। 20,000 25,000 की छोटी-मोटी डिपार्टमेंट, और उनके लिए ये भी सहूलत होगी, जैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें इनको एडजस्ट करना चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो पंजाब बार के साथ मिलके कोई ऐसा लाएअमल इनको बनाना चाहिए कि पहले 3 साल तक जो बंदा इतनी लंबी हुँ। दौड़ लगा के आया है, जी, जी। उसके लिए कोई ऐसा पैकेज मुरतब करे, वो ये टैक्स पेई के पैसा ना हो, हुँ। वो टैक्स पेई का पैसा ना हो, जिससे जिनकी वजह से कुछ डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जैसे एलडीए में है, सीडीए में है, हाँ। मुख्तलिफ, कि आपके फाइल में डॉक्यूमेंट ही नहीं होते। जी। उस डॉक्यूमेंट की निगरानी के लिए, उस डॉक्यूमेंट को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आप कोई डिपार्टमेंट बना सकते हैं, कोई ऐसा कर सकते हैं जिसमें वकला को इब्तदाई 3 साल एक बंदे के हाथ में दे के वो फाइल जिस तरह जाए उस पर जो हो वो करके उसको मुकम्मल करें और उसको एक हैंडसम अमाउंट उनको मिलती रहे। और दूसरा ये है कि जैसा बाहर के ममालिक में होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी किराएदारी जो बाद में मसाइल बनते हैं, लिटिगेशन में लोग जाते हैं, हुँ। वो जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करे, कोई किराएदारी का मुआहदा करे, तो ये ज़रूरी हो कि किसी सोलिसिटर, किसी वकील को अपना उसकी मदद के बगैर ये सारा कुछ ना हो। वही वेबसाइट में डालें, अगर आपने मकान बेचना है तो उसकी क्या पोजीशन है, उसके पोजीशन की क्या सूरत हाल है, उसकी जो भी कीमत होगी, जो भी टर्म एंड कंडीशन हैं, वो दूसरी तरफ से भी वकील हो, वो उनका बैठ के सारे मामलात करवाएं और इसी तरह कराएगा। और इस तरह माशरे में लिटिगेशन भी कम हो जाएगी और बहुत थोड़े से पैसों में, बहुत थोड़े से पैसों में लोग जो है वो अदालतों के 10-10 20-20 साल में, जैसे खुद ही कोई एग्रीमेंट किया, कोई चीज़ रह गई, कोई देखा ना, इसने तो ये कहा था, इसने तो ये कहा था, ये मसाइल है ना जी। तो ये मसाइल सारे ख़त्म हो सकते हैं बड़ी थोड़ी सी हैंडसम अमाउंट के साथ आप, और इसके साथ लोग भी उबलाई हो जाएंगे। और वो ये मेरा ख्याल है माशरे में होना चाहिए। अगर देखें कोई चीज़ अच्छी है, बाहर मगरिब में है या मशरक़ में है या शुमाल में है या जनूब में है, तो वो अगर हम नहीं लेंगे, उसको अडॉप्ट नहीं, वो तो एक एक्सपीरियंस के बाद बंदा जाता है ना वहाँ तक। अगर हमारी माइलेज कम है, हमें आज़ाद हुए 60-70 साल हुए, तो हम जो 4-4 हज़ार से साल होकर जिन्होंने सोसाइटी डेवलप कर ली हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनसे हमें जो चीज़ें एक्सपीरियंस से उनकी बाहर आ गई हैं, उसके लिए हमें दोबारा एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमें उस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। कुजा हम सारा नुकसान करके तो फिर वहाँ पे जाएं। तो जो मुआशरे डेवलप हो चुके हैं और एक माइलेज उन्होंने पूरी की है, तो जो अच्छी चीज़ें वहाँ से हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। खालिद साहब, एज अ कानूनदान मैं आपसे अब ये सवाल पूछूंगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तैनाती का तरीक़ाकार है वो किस तरह होना चाहिए, तजवीज़ दें। देखिए जी, मैं शुरू से ही और जो अब तरीका है इसका भी, ये सारा आप ऐसे समझें कि मिल मिला के करने वाला है। यानी जो बंदा ओबलाइज करना है, एक आप कर लें, एक आप कर लें, एक आप कर लें, भाई हो तो सारे ही, फिर वो मेरिट तो किसी ने नहीं देखा। अब अंदाज़ा आप लगाएं कि सबसे मुश्किल इम्तिहान जो है वो सिविल जज का है। अच्छा। उससे थोड़ा कम मुश्किल एडिशनल सेशन जज का है। हाई कोर्ट के जज का कोई इम्तिहान नहीं है, कोई पेपर नहीं है, समझ रहे हैं ना जी। वो पॉलिटिकली या तो आते हैं या जजेस जो हैं वो अपनी जो लगेज है उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं। अब इंसाफ कैसे होगा? और वो आखिरी दर्जे हैं इंसाफ मुहैया करने के, यानी उसके बाद उन्होंने गलत कर दिया तो वो भी ठीक है, अगर ठीक कर दिया तो वो भी ठीक है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि जो बंदा मैं लेके आया हूँ, आप लेके आए हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस लेके आए, चाहे अटॉर्नी लेके आए, सब ने मिल के कहा कि ठीक है जज हमने 5 रखने, सबके हिस्से में एक एक आ गया। बाकी तो सारी ड्रामाबाजी है।
और यहाँ पर माजरत के साथ ऐसे ऐसे जजेस हाई कोर्ट में मैंने देखे हैं, शायद वो सिविल जज बनने के मेयार पे भी वो शायद डिज़र्व ना करते हो। बदकिस्मती है। यानी अगर हमने कोई तरीक़ाकार बनाया भी है तो वो तरीक़ाकार ऐसा है कि वो उसको हमने ओबलाइज करके किसी को सिफारिश के तौर पे कि अपने बंदे जैसे लगाने, वही तरीका एक बनाया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जैसे पहले आपको कह चुका हूँ कि जो जो सोसाइटीज़, जो मुआशरे डेवलप हो चुके हैं 4-4 हज़ार साल का सफ़र करके, आप उनसे, आपको क्या करना पड़ेगा? आप उनसे तो सीख सकते हैं। बिल्कुल। या आपने 4000 साल बाद जाके वहाँ पे, अब मज़ीद 4000 साल बाद जाके आपने वहाँ पे पहुँचना है। ये कहाँ की अक्लमंदी है? दुनिया में सिस्टम बने हुए हैं। बिल्कुल। और जजेस हमें वो चूँकि सूट नहीं करते। पीपल्स पार्टी को भी चाहिए, हर जमात को अपना जज चाहिए, जजेस को भी अपने जजेस, अपने अजीज़ रिश्तेदार चाहिए। तो जो मेरिट पे आने चाहिए वो लोग रह जाते हैं, और जो डिज़र्व करते हैं वो रह जाते हैं। ज़बरदस्त। जो फैसिलिटेट जिनको किया जाता है, फिर वो सारी ज़िंदगी ये नहीं हो सकता कि आपको फैसिलिटेट ना करें। ये नहीं हो सकता। अगर ये मौजूद है ये दोनों बातें, तो फिर इंसाफ कहाँ है? ठीक सर। और हम अभी तक इन चीज़ों से अभी तक नहीं सीख रहे, बदकिस्मती से। सर सवाल पूछूंगा, पंजाब बार कौंसिल जो है वकला की फलाह बहबूद के लिए क्या किरदार अदा कर रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मन लगता तुसी आज फसाऊ हो पूरा वही बात दोबारा मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं ना किसी के मेंबर के रिपीट कोई करे मुझे अच्छा नहीं लगता। ये ऑनर है, सबको मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे मेरे ग्रुप ने, मेरे दोस्तों ने मुझे दोबारा प्रेसिडेंट बनने के लिए 1 से ज़्यादा मरतबा कहा। मैंने कहा भी मैंने प्रेसिडेंट के बाद अब कोई सीनियर प्रेसिडेंट बनना है। अगर दोबारा प्रेसिडेंट ही बनना है तो वो भी रिस्क पे है, बनूंगा या अगली इज्जत भी चली जाएगी। मुझे 100% भी पता हो तो मैं समझता हूँ ये किसी दूसरे का हक है, मैं नहीं बनूंगा। लेकिन पिछली दफ़ा मैंने 2 मेंबर पंजाब बार कौंसिल, उनको दोबारा अपने असूल को छोड़ के उनको दोबारा रिपीट में वोट दिया है। एक अफजल दराला साहब है, एक अब्दुल बासित बलोच साहब है। वकला के लिए उन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाई और अपना वोट उन्होंने बेचा नहीं। ये 2 उनकी दोबारा वोट देने की वजह थी। अंदाज़ा लगाएं कि ऐसा बंदा ही नहीं मिलता आपको जिसको आप बना के भेजते हैं वो आपके साथ खड़ा हो जाए। जैसे ज़िम्मेदारों के लोग जो बड़े ज़िम्मेदार होते हैं, मुझे याद है 85, 86 उसके बाद जो असम्बलियाँ गैर जमाती इलेक्शन के बाद बनी थी, मेरे वाले साहब अक्सर कहते थे कि हम ज़िम्मेदारों को जिता के भिजवाते हैं कि काश्त का 70% लोग का इससे मुंसलिक का मामला, वो जाके इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके हाथों बिक जाते हैं। हम करें क्या? यानी कि वहाँ पे असम्बली में, और फिर क्या हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो नुमाइंदगी थी उसी तनासब से होनी चाहिए थी ना, कि जो जिम्मेदार लाइन के लोग हैं वो 50% कम से कम हो जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन हो गया पैसे का, तो अब 70% से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन असम्बली में बैठा है। जो 25-30% बैठे हैं वो बेचारे जो हैं वो भी उन्हीं के हैं। पहले उस दौर में भी वो थोड़े पैसों के साथ काम चल जाता था, अब थोड़े ज़्यादा। यानी कि बात ये है कि हमारे लोग जो यहाँ पे कामयाब होके जाते हैं, छोटा मामला ये है कि उनको ये नहीं कि मसाइल का पता ना हो, लेकिन एक माशरे में एक चीज़ डेवलप हो गई है कि आपने इलेक्शन एक नारे के साथ लड़ना है और प्रैक्टिकली जाके आपने उसके अपनी वो करना है। जो सिस्टम होगा, तो सिस्टम जो होता है ना हर जगह पे, वो बदकिस्मती से हमारा बहुत अच्छा नहीं है। और अभी जैसे देखा आपने कि जो पहला गैर कानूनी काम था उसके अगेंस्ट खड़े थे। अगर जजेस ने उसको दोहराया है
चूँकि पार्टी बदल गई थी तो ये यहाँ से उठ के उधर चले गए कि ये अब इन्होंने गलत कर दिया। तो हर बंदे की अपनी जो है ना वो लाइन है, जो बंदा उसमें ओबलाइज होता है तो बस उसके आगे उसकी कोई काम नहीं है उनके ज़हन में कि इनकी फलाह के लिए कुछ करना। नारे हैं जैसे सियासी पार्टियां करती हैं, जैसे ये करती हैं। अगर कानून बन जाता है, ड्रा हो जाता है, बाई लॉज बन जाते हैं, लेकिन उन बाई लॉज का फ़ायदा कोई नहीं अगर आपने उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना। आप स्टैंड ले रहे हैं सियासी पार्टी के साथ, किसी वकील का या किसी जगह होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रूल ऑफ लॉ के लिए ये ज़रूरी है कि एक काम जो आपको होता हुआ गलत नज़र आए उसके लिए तो आवाज़ उठा दें। और मैंने देखा है कि हर बंदा अपनी लाइन लेता है। जो बंदा जिस पार्टी के साथ है, जिसके साथ मफादात उसके वाबस्ते हैं, वो उसी की बात करेगा, उसको रूल ऑफ लॉ के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर यही चीज़ें होगी जो हमारे सामने। हमें खुद को बदलना है जी, बदलना है खुद को। मैं समझता हूँ कि उस स्टेज पे लेके आना है कि क्या गलत है और क्या ठीक है। खालिद साहब, हारूनाबाद शहर के क्या मसाइल हैं एज आ कानूनदान, एज आ सियासतदान, जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? देखें जी, मसाइल कभी भी ख़त्म नहीं होता और ये नाशुक्री होती है। हमारे साथ ट्रेडी ये हुई कि गैस हमारी इधर आई, जो डेवलपमेंट का काम हुआ, वो हमारे दोस्त हैं शौकत में 2008 में MP बने थे, शौकत में बसरा साहब। कोई तामीराती काम हुए उस सिलसिले में। उसके बाद यहाँ पे हमारे दोस्त ही हैं, ज़िया लीग की तरफ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे और बदकिस्मती से ये होता ही रहा है कि वो उनकी मुल्क में कहीं और ना पार्टी है ना कोई बंदा जीतता है। वो जो इधर हमारे हल्के से 2 दफ़ा गालबन जीते हैं, इजाज़ुल हक साहब, और ये वहाँ गवर्नमेंट में फिर जाहिर है जब किसी पार्टी के ना हो या किसी बड़ी पार्टी को आप हरा के गए हो तो उसने तो फिर आप पे, आपके हल्के के ऊपर गुस्सा निकालना होता है, आपको बुलाई तो नहीं करना होता। जी, तो ये हमारे साथ हुआ है पिछले 10 साल में कि डेवलपमेंट जो डिज़र्व करते थे हम लोग, एक टाइम के साथ साथ चलो नहीं चल सकते लेकिन उसके पीछे पीछे तो चले, ऐसा नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज देखें आप हारूनाबाद की मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, मंडियों के बुरे हालात हैं, बाज़ारों के बुरे हालात हैं। और जब कोई बड़ा बिज़नेस, कोई जगह अच्छी नहीं बनती या बड़ा नहीं होता तो मेरा ख्याल है उतने मौके कम हो जाते हैं। आबादी का तनासब अगर बढ़ रहा है तो आपको शहर भी एक्सपेंड करने होते हैं, आपको मंडियाँ भी एक्सपेंड करनी होती हैं और मौके उस पैदा करने पड़ते हैं। ये गवर्नमेंट का काम होता है, उसमें सहूलत पैदा करती है। उसने किसी को सारे पाकिस्तान को वो नौकरियाँ नहीं दे सकते, उन्होंने माहौल पैदा करना होता है, उन्होंने माहौल बना के देना होता है ताकि यहाँ पे कारोबार पलें बढ़ें और लोग जो है वो सुख का सांस लें। लेकिन ये बैकवर्ड इलाका है और ऊपर से हम जो है वो हर किसी के लिए कि ये कहाँ से जीत के आ गए, ये कहाँ किस इलाके से, ना पाकिस्तान में कहीं और से जीते नहीं है, वो बेचारे भी ज़ेर एताब रहे और हमारा इलाका जो है वो भी ज़ेर एताब रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती हैसियत में भी बंदा कोशिश करे ना तो इससे ज़्यादा कर सकता है जितना कुछ हुआ है। अभी शौकत महमूद बसरा साहब कोई MNA नहीं है, MP नहीं है, MPA नहीं है, वोट उन्होंने आज़ाद हैसियत में ली है 55,000। उन्होंने ये महसूस किया, हमारे साथ मशवरा किया, क्योंकि हम तो पहले PTI के ही थे तो हमारा भी ख्वाहिश भी थी। तो हमने फिर उनसे कहा कि आप कोशिश करें। उनका हमारा जिस तरह इलाके पीछे चला गया है तो उन्होंने PTI ज्वाइन की। आज आप देख लें कि जितनी, ये तो शुक्र है कि आप उन्होंने कोशिश करके ये फोटाबास बामनगर फोटाबास और ये हारूनाबाद रोड है, बहुत बड़ा मनसूबा है, बहुत बड़ा मनसूबा है। और मैं समझता हूँ PTI का ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये है कि आप उसकी आबादी के तनासब के एतबार से उस इलाके को आप फंड्स दें, यानी कि जनूबी पंजाब को 33% NFC में से भी हिस्सा मिलेगा,
और पंजाब के बजट में से भी हिस्सा मिलेगा। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। अच्छा। और यही वजह कि यूनिवर्सिटी बामनगर में बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, चाइल्ड मदर केयर हॉस्पिटल बन रहा है, और ये एक ही मकसद है टेनोर में, एक ही टेनोर में। और ये रोड जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो अगर उसके जितना ये लोग टैक्स देते हैं, जितना यहाँ पे गरीब लोग बसते हैं, और ये मंडियों से जितना हमारा पैसा जाता है, उसका टैक्स का आधा हिस्सा भी हमारे ऊपर लगा दे, तो ये आपको लाहौर से आगे नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रायोरिटीज कोई और है, शहर कोई और है, कमाता कोई है, लगता कहीं पे है। तो ये फिर लसानियत पैदा होती है, इलाकों में महरूमी, एहसास महरूमी पैदा होता है, फिर लोगों में पैदा होता है। ये ख़त्म करने का तरीका भी यही था, और इसीलिए चेयरमैन इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ वो कौमी लीडर और कौमी सोच रखता है, और उसने बिल्कुल ये अच्छा फैसला किया है ताकि ये एहसास महरूमी लोगों में से ख़त्म हो। बलूचिस्तान में क्या हाल है, क्यों है? सबसे बड़ा रकबे के एतबार से वो सूबा है, तो लोगों को पैसे दिए जाते हैं, इलाके को पैसे नहीं दिए जाते जैसे जैसे ज़रूरत होती है। यानी यहाँ पे इस मुल्क में गरीब आदमी सिर्फ वोट डालने के लिए, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसके अलावा ये देख रहे हैं सखर बैराज पे लाशें जो हैं वो तैर रही हैं। वहाँ पे सखर वाले कहते, रोड़ी वाले कहते हैं कि ये हमारी दूध से बाहर है, और सखर वाले कहते हैं हमारी दूध में नहीं है। 3 दिन से वो लाशें उधर पड़ी हैं, कोई निकाल नहीं रहा। ये इंसानियत है? यानी कोई गवर्नमेंट, वहाँ से की जो गवर्नमेंट है, उसने कोई उस पर ये नहीं कहा कि इनको तो निकालो, कोई और जाके निकाल ले। क्योंकि गरीब आदमी का इसके अलावा कि वो उसने वोट डालना है, कोई अहमियत नहीं है, कोई उसको सहूलत देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो बस दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला, पीटीआई की गवर्नमेंट इंशाल्लाह आएगी तो कुछ तब्दीली के इम्कानात, मुझे एक होप, एक उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक हो। सर, ज़िले के हवाले से कोई इकदाम कर रहे हैं कि हरूनाबाद ज़िला बन जाए? देखिए, बात यह है कि ज़िला अगर बनना ज़रूरी है, 1-2 दफ़ा हमने इसके लिए कमेटियाँ भी बनाई, और अगर तो यूनिट छोटे करने का एक पॉलिसी आ जाए, अगर आप कहें कि एज ए राइट हमने क्लेम करना है और लेके रहना है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपने इंतज़ामी एतबार से इस यूनिट को तकसीम करना है तो फिर बिल्कुल, फिर हरूनाबाद क्यों नहीं, ये तो पहले ही बड़ा महरूम है। अगर आपने इसको इस एतबार से तकसीम नहीं करना तो फिर एज ए राइट हमें ये क्लेम नहीं करना चाहिए। मेरी बात शायद आप समझ गए। एज ए राइट हमें ये कि हमें लाजमी बना कर दिया जाए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इंतज़ामी एतबार से बनना ज़रूरी हो तो फिर बिल्कुल हरूनाबाद को बनना भी चाहिए। ये इसकी ज़ाहिर है, जितना ये महरूम रहा है उतनी उस वजह से इसकी ज़रा कंपनसेशन भी हो जाएगी। ठीक। खालिद साहब, हरूनाबाद मार्केट कमेटी के क्या मसाइल हैं? हरूनाबाद मार्केट कमेटी के मसाइल, जब मैंने चार्ज लिया है चौथे महीने में, ठीक, 4.5 करोड़ रुपए की मकरूज थी। अच्छा। 14 महीने की अमले की तनख्वाह उनको नहीं मिली थी। मार्केट कमेटी ने तनख्वाह गवर्नमेंट से नहीं लेनी होती। अच्छा। इसने मार्केट से अर्न करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, और जो गवर्नमेंट ने बताया है उस एतबार से टैक्सेस कलेक्ट करने, और टैक्सेस कलेक्ट करके 10% गवर्नमेंट को देना है, मंडियों की देखभाल करनी है, उनकी डेवलपमेंट का ख्याल रखना है, सफाई करवानी है, और इसके अलावा उसकी जो ऑक्शन प्रोसीडिंग है उसको मॉनिटर करना है। और कोई मेरे पास होते हैं हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होते हैं, उन्होंने प्राइस कंट्रोल के एतबार से वो करना होता है। तो जब मैंने चार्ज लिया तो 14 माह की तनख्वाह नहीं थी, यानी बुरे हालात थे। तो जिस बंदे को 14 महीने से तनख्वाह ना मिली हो, और जो मंडी है और जो मार्केट है ये 4.5 करोड़ की मकरूज हो, तो मेरा ख्याल है बाकी मसाइल बताने की तो अब ज़रूरत ही नहीं रही। ये खुद इतने बड़े मसाइल हैं। ठीक है। खालिद साहब, मार्केट कमेटी बिजनेसमैनों को क्या सहूलियत फराहम कर रही है आपके दौर में? देखिए जी, मेरे दौर में क्या, ये तो हमेशा से ही करती है। इस इदारे का वजूद ही इस बात से मुंसलिक है कि उसने
जो कानून में रह के आपने ऑक्शन को मॉनिटर करना है। सिर्फ बिजनेसमैन को नहीं बल्कि किसान को भी प्रोटेक्ट करना है। उसकी फसल आए, उसकी फसल मार्केट के रेट के एतबार से बिके। ये ना हो कि गल्ला मंडी में चंद आड़तियान और ब्रोकर मिल के ज़िम्मेदार जो है उसकी जो फसल आई है मिल मिला के उसको नीचे ले जाएं और उसको नुकसान पहुँचाएं। उसको भी मॉनिटर करना है। और उसके अलावा आपने रेट्स को मेंटेन रखना है। जो सब्ज़ी फ्रूट है उसका रेट को जो है वो लिस्ट के मुताबिक जो प्रॉफिट है 10% 15% वो डाल के उसको मॉनिटर करना है। और इसी तरह उनकी सफाई सुथराई, उनकी बैठने का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, ये सारी चीज़ें और बिजनेस और बाकी चेकिंग है रेट के एतबार से, ये इनका काम होता है। ठीक। सर, हारूनाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MP और MNA के उम्मीदवार अगले इलेक्शन में कौन होंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो नजूमियों वाला सवाल है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि डिज़र्व कौन करता है आपकी नज़र में, तो मैं अपनी राय दे देता। जी, ऐसे कर दें। लेकिन ये होता ही है जी। देखें कि यहाँ पे हाजी मौज़म साहब मरहूम, उन्होंने PTI को इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा। और मुझे भी डायरेक्ट उन्होंने दावत दी थी PTI ज्वाइन करने की। और मैंने उनको 1 साल तक ठीक खूब खपाया था। अच्छा। और उसके बाद मैंने PTI ज्वाइन की, 2009 में की गालिबन। उन्हीं के हाथ में मैं बैत हुआ था। इंतहाई अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो मैं उनके जाने के बाद हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में PTI चूँकि कुछ सीटें भी ना जीत सकी, हमारे हल्के में तो PTI का निशान ही नहीं दिया गया ना, बल्ले कैंडिडेट ही नहीं दिया गया। ये हमारे साथ जाती हुई। खैर, तो उसके बाद शौकत महमूद बसरा साहब उन्होंने ज्वाइन की। उसके बाद सबको मोबिलाइज किया, लोग तो मौजूद थे। जब उनको आप कोई बंदा नहीं देंगे तो जो वर्कर होता है उसने किसी ना किसी छतरी के नीचे जाना होता है। बिल्कुल। तो ये हमारा वो बहुत बड़ा लॉस था। जब ये आए फिर उन्होंने आके PTI ज्वाइन की, सबको मोबिलाइज किया। तो अभी जो फंड्स वगैरह लेके आए, फिर जहाँ पे जो इलाके जो जगह जो काम डिज़र्व करते थे वहीं पे वो उनको खर्च किया और ख़ुद मॉनिटर किया। हमारी ड्यूटियाँ लगी होती थी, कभी सड़क चेक कर रहे हैं, कभी। तो ये थोड़े पैसों से हमने अच्छा खासा काम कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी पिछले दिनों में हमने खिचीवाला में एक जलसा किया था हम सब दोस्तों ने मिलकर, यकीन माने कि उस वक्त ये कहा जा रहा था, अभी तक PTI की गवर्नमेंट मौजूद थी, कि खान साहब का कोई बंदा बाहर निकलेगा तो लोग जो है ना वो अंडे मारेंगे। हमने वो जलसा किया खिची वाले में और शायद वो खिची वाले की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा था। अच्छा। और लोगों का जो ये नहीं कि इनके जाने के बाद, ये अभी थे, अभी शायद ये अदम एतमाद की तहरीक भी लाई नहीं गई थी, उससे भी पहले। तो ये सारा मैं समझता हूँ कि उनकी मेहनत है, बाकी दोस्तों की भी मेहनत है। राव साहब हैं, चौधरी आजम साहब हैं, काशिफ पंसोता साहब हैं, हाफिज जलाल साहब हैं, डॉक्टर शाहिद साहब हैं, इसी तरह मेरे तरह के बहुत सारे दोस्त सारे मिल के हम एफर्ट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि जैसे हमने स्टार्ट में किया था कि तंजीम साजी, हर गांव में जाना, उनको बच्चों को बताना, बड़े तो हमारी बात कम ही सुनते थे, तो नौजवानों को फिर हमने वो मेंबरशिप कार्ड दे के आने, फिर वो उन्होंने फिल करके 8 मेंबर बनाए, किसी ने 10 मुकाबले के साथ, तो एक कंपटीशन का हो जाता है ना। तो फिर उनसे पूछना, उनको शाबाश देनी, उनसे वो वापस लेनी, लिस्ट बनानी, तो फिर अगली यूनियन काउंसिल में चले जाना, हर एक गांव में जाके इस तरह। तो ये काम करने की शायद अब भी फिर ज़रूरत है। वो अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, हमें इतनी मेहनत करने की भी शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हमें आवाम के साथ, लोगों के साथ जाके उनके साथ आमने सामने बैठ के बात करनी चाहिए। उनको इस बात पे जो जितना कुछ हो चुका है हमारे मुल्क में, मेरा ख्याल है उनको खुद ही एहसास है, लेकिन तंजीम साजी जो है वो इस तरह लोकली हमें करनी चाहिए ताकि पार्टी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे जाके मजबूत हो। ठीक है। सर, आपके वालिद साहब तहसील नाज़िम रह चुके हैं, उन्होंने अपने दौर में क्या तरक्याती काम करवाए थे, ये बताइएगा। मेरे वालिद साहब
दरवेश आदमी थे। बाकी उन्होंने अपने दौर में जितनी डेवलपमेंट थी, वो पंजाब में पहले नंबर पे आए थे। ये वाटर सप्लाई जो वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक ये दे रहा था, अच्छा 10% वसूल करते थे कम्युनिटी से, बाकी वो खुद लगाते थे। तो वाला साहब ने जाकर रिक्वेस्ट की कि आप तो साहिवाल में, इधर तो नीचे पानी मीठे हैं, हमारे तो जानवरों को पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिलता। तो उनको जब बात समझाई कि इधर हेपाटाइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, खैर उनकी बात समझ में आ गई। तो उस वक्त 65 स्कीमें उन्होंने दी जो पंजाब में पहले नंबर पे थी। बाकी वो डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, बहुत ज़्यादा शौकीन थे। इसीलिए उन्होंने उनके टाइम की जो डेवलपमेंट हुई है, जो रोड्स वगैरह बने हैं, जो गांव में लिंक्स बने हैं, अच्छा आकड़ा बेल्ट में हमारा एक बहुत बड़ा मनसूबा था वो, और शहर की जो वाटर सप्लाई है, अच्छा जो बड़ी पुरानी थी, ये जो नहर का पानी साफ हुआ, ये आकड़ा वाली वाटर सप्लाई उन्हीं के टाइम में आई थी। उन्होंने बहुत बड़ा मनसूबा था, ये आकड़ा से में डाल के तो शहर को सप्लाई देनी शुरू की। तो उनके दौर में 5 साल के दौर में हमारे शहर में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। और उसकी शायद बड़ी वजह ये भी थी कि वो ऐसा समझ लें कि ठेकेदार बड़े शौक से करते थे। तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो इनके जो वो होते हैं, अगर वो उनसे ना किया जाए तो सबको पता था कि ये हमें बिल भी बड़ी आसानी से मिलना है और बगैर कटौती के मिलना है। तो वो काम भी बड़ी स्पीड से होते थे। और उनके टाइम में माशाल्लाह हम ये पंजाब में पहले नंबर पे आए थे। माशाल्लाह सर, गुज़िश्ता जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया या नहीं, इस बारे में बताइएगा। मैंने पहली दफ़ा प्रैक्टिकली सियासत में उसी इलेक्शन में आया था, क्योंकि भाई मेरे वाले साहब 2014 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद सब दोस्तों ने, बरादरी ने, घर में सब ने कहा कि ये इनका जो लगेज है ये आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी को सामने रख के पॉलिटिक्स में आते हैं ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं। आपने अपने मिजाज की, मेरा ये मिजाज नहीं था, मैं कह रहा था मेरा ये मिजाज नहीं था। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं उनकी तरह तो नहीं खेल सकता, वही बात कि हर बंदा मैराडोना तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने तक कोशिश करूँगा। तो फिर ये हुआ कि मुझे लोकल इलेक्शन आ गए, वसेब के लोग इकट्ठे हुए, सब दोस्त बुजुर्ग हैं हमारे, मलिक असलम साहब हैं, मुख्तार साहब, शोएब मुख्तार साहब हैं, और उनके वाला साहब का जो पुराना ग्रुप था, मलिक सफदर साहब हैं मरहूम, वो भी बहुत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। जो पुराना ग्रुप था वो सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि गल पुत्र है कि तेनू चलना पैना है, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं। हमने अल्लाह अल्लाह का स्टार ले लिया, इधर डेरे में बैठ के बातें वगैरह सुन के दोस्तों की, कौन किधर खड़ा करना चाहिए। हमने 7 पैनल दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे जीते। फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन आया तो मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट की दावत की और 85 चेयरमैन और जो वोटर थे उनको इकट्ठा किया। यहाँ पे हमने कलंदर शाह साहब का अनाउंस किया कि ये आज़ाद लड़ेंगे। उस वक्त ज़ाहिर है शेर की गवर्नमेंट थी और नून लीग का कैंडिडेट, और वो आ जाता तो फिर हमारे लिए मसाइल थे। हमने ये उनको कैंडिडेट बनाया और आज़ाद कैंडिडेट बनाया। उसके लिए फिर भागदौड़ की पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे ही फिर ज़ाहिर है जब आप सब दोस्तों से मिलते हो, मुझे फिर डिस्ट्रिक्ट में तो तारफ़ की इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सभी दोस्त उनके दोस्त थे, चाहे वो मुतियाना साहब हों, चाहे शाह साहबान हो या कोई भी हो जो इस ग्रुप में थे। तो हमने वो एक कलेक्टिव एफर्ट की, जिसके नतीजे में हमारा डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन भी जीता, और वहाँ से फिर मेरा ये सियासी सफ़र जो है वो शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपको सियासत को लेकर? सियासत
इसको लेकर प्लान यही है कि अपने लोगों के लिए जितनी आसानियां पैदा कर सकूं, अपने दोस्तों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। अगर बंदा पॉलिटिक्स में होता है तो जाहिर है उसी एतबार से उसके ताल्लुक होते हैं, वास्ता होता है, चाहे कोई MNA MP बन जाए, लेकिन अगर उसने अपने इलाके के साथ, अपने लोगों के साथ नहीं रहना। और शौकत महमूद बसरा साहब की मैं एक बात बहुत पसंद करता हूँ जी, वो इलेक्शन हार भी जाए ना तो वो लोगों के साथ टच रहते हैं, फोन सुनते हैं सबका। काम जिसका ना हो ना तो वो चाहे वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठा हो, नहीं होता। नवाज शरीफ साहब जब उतरे हैं, शायद उनकी एक इंस्पेक्टर ने भी बात ना मानी हो। जब कोई काम नहीं होना होता ना अल्लाह की तरफ से, तो फिर आप जिस मर्जी होते पे हो, काम नहीं हो सकता। आपका जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये होती है कि आप जो मुसीबत ज़्यादा बंदा है, जिसके साथ कोई मसला बन गया है, आपने उसके साथ खड़ा होना है। काम अल्लाह की कोशिश करनी है, काम अल्लाह की तरफ से। तो बाज़ लोग इस वजह से बीमार होते, मैं तेरे को आया सी तो तू आख्या तो फिर केड़ा काम हो गया सी। मैं इस चीज़ को इंतहाई गलत समझता हूँ। जिस काम के लिए आप आए थे वो उस बंदे ने कर दिया, आपके साथ गया है, उसकी मेहनत की है, एफर्ट की है, उसको कहलवाया है। अगर इसके बावजूद नहीं हुआ तो फिर इसमें उसका क्या कसूर है? उसने तो 3 आदमियों को, आपने एक बंदे को कहा है, उसने 3 आदमियों की मेहनत कर ली है आपके ब्याह पे। आपको उसको एहसानमंद होना चाहिए। और अक्सर मैं कहता हूँ कि आप दोस्त के साथ खड़े हो ना, आप में अगर 4 जूते किसी को मारने की हिम्मत नहीं है ना, तो कम से कम ये तो कर सकते हैं जो इसको 4 पढ़ने हैं वो 2-2 हो जाएंगे। सही बात है। तकसीर यानी कि उसकी तकलीफ तो कम कर सकते हैं ना। अगर आप उसके साथ खड़े होके किसी को मार नहीं सकते, तो जो उसको मार पड़नी है उसको तो आदि कर सकते हैं। बिल्कुल। तो असल में लोगों की सोच का प्रायोरिटीज है, अपने एतबार से सोचते हैं, अपने लेवल पे सोचते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये इन चीज़ों को लेकर खुद से कोई ना कोई, जब कोई इलेक्शन आया उस वक्त ला के निकाल के बाहर खड़ी कर दी बात, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसकी 5 साल 4 साल की मेहनत, आपके साथ वास्ता तल्लक, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए, ताकि एक अच्छा मुआशरा डेवलप हो सके। और एक रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए। वोट आपने कास्ट करना है, आपने किसके साथ खड़े होना, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप अपने अंदर के साथ उसका फैसला करते हैं। ठीक ठीक सर, एज अ कानूनदान, एज अ सियासतदान, सूबा बहावलपुर या मुल्तान, आपकी क्या राय है? बहावलपुर, या सूबा बहावलपुर होना चाहिए, या फिर मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। उसकी वजह है कि मुल्तान को लहदा बना दे, अगर सूबे इंतज़ामी एतबार से बना दे। अगर एज ए राइट आप बात करें तो वो सूबा बहावलपुर का राइट बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद है और उनके साथ ये वादा किया गया था। मुल्तान, बहावलपुर और मुल्तान का सूबा इंतज़ामी एतबार से अगर आपका, एक तो वो लंबा बहुत हो जाएगा, वो खातर खा आपको फ़ायदा नहीं होगा कि आपने मासवा इसके कि वो 33% है, उसमें से कोई हिस्सा तो मिलने लग जाएगा आपको। लोगों को कुछ देखे ना, अब इधर से लोग बैठे हैं या रोड पे बैठे, उन्होंने मुल्तान जाना हो और लाहौर जाना हो, किसको प्रेफर करेगा? वो लाहौर को प्रेफर करेगा। छोटी सी बात है जी। और अगर आपने बहावलपुर जाना है या रहना है, बाकी बातें छोड़ दें कि 1 यूनिट के वक़्त ये इनके साथ वादा किया गया था, तो रियासत अपनी मर्जी के साथ उसने ऐलान किया था। अगर उनके साथ ये वादा किया है, इससे पहले मुल्तान ने कभी इसका दावा किया, कभी कोई तहरीक चलाई है कि हमें अलहदा सूबा दिया जाए? कभी 1947 से लेके आज तक इस गवर्नमेंट में मुल्तान को शामिल करने से पहले कभी मुल्तान से ये आवाज़ आई है कि मुल्तान ने सूबा बनना है? और ये मौजूद है बात कि बहावलपुर में ना सिर्फ तहरीकें चली हैं बल्कि वहाँ पे लोग भी मरे हैं। तो फिर ये तो हमें आज बैठ के बात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो एक डिसाइडेड चीज़ थी। और अगर पूरा फ़ायदा लेना है तो इस तरह होगा। वैसे फिर जो पॉलिसी हो उसके मुताबिक तो फिर मुल्क के साथ तो चलना ही पड़ता है।
आपको अदब से कितना लगाव है? शेर व शायरी पसंद है आपको? अदब से लगाओ काफ़ी ज़्यादा है, और मैं वो नालायक बच्चा हूँ जो 8वीं क्लास तक जिसने सारा जबरान पढ़ लिया था, अच्छा। और 80 गालबन 6 में आया है शाबनामा, या 4 में आया है, या 5 में आया है। और मैट्रिक से पहले मैंने अलीपुर का एली और ये सारी मुमताज़ मुफ्ती और उनकी जितनी बुक्स हैं हम्म। वो मैं पढ़ चुका था। अच्छा। यानी कहने का मतलब ये है कि वो किताबें हैं जो उस उम्र के बच्चे जो हैं उनको हाथ नहीं लगाते, बहुत बड़ी बड़ी होती है। नावल, अफसाना, फिलॉसफी, पोइट्री, पूरे अदब के साथ ही। और आप यकीन करें, हालांकि मैं इंग्लिश का बड़ा कमज़ोर बच्चा था, कि एफए में हैमलेट मैंने पढ़ लिया था, टीचर रख के पढ़ लिया था। शेक्सपियर को मैंने एफए से पहले पढ़ लिया था। अच्छा। यानी क्योंकि उसकी अच्छा, अब ना इस सोशल मीडिया ने हमें, हमारे बच्चों को दूर कर दिया। उस वक्त तमाम ही लोग इस किस्म के होते थे, ये नहीं कि मैं था, मेरे जो क्लास में थे 2 3 4 बच्चे, हमारा जैसे मुकाबला होता था, एक बुक ले आया, सब पढ़ रहे हैं। हाँ ये है कि किसी बंदे का जो शौक है वो सिर्फ पोइट्री पोइट्री की तरफ रह जाता है, कोई अफसाने की तरफ चला जाता है, कोई नावल की तरफ चला जाता है, ये होता था। तो मैं तो ऑलराउंडर था। अच्छा। मैं गालबन मैट्रिक तक मेरे पास घर में 3000 से ज़ायद बुक्स थी। मेरी लाइब्रेरी थी, मेरा रूम था, जैसे रूम घर में बच्चे बनाते हैं, तो मेरे पास घर में 3000 से ज़ायद बुक्स थी। और दीवाने गालिब जो है वो हाथ का लिखा हुआ तस्वीर मेरे पास अभी मौजूद है। अच्छा, जो काफ़ी कॉस्टली है जी। वो एंटीक बुक वाले जो लाहौर है उन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझसे वो, मैंने तो वो बेचा ही नहीं, दिया ही नहीं, पर उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये मुझे मेरे साथ रब्ता किया है कि अगर वो आपने बेचना है तो आपको माकूल पैसे मिलेंगे। पूछा नहीं मैंने, लेकिन मैंने उनको बेचना नहीं था, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो शौक रहा है जी। टूरिज्म का कितना शौक है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? पसंदीदा शहर कौन सा है आपका? मुझे 1984-85 में, 84-85 में सबसे ज़्यादा कराची पसंद था। अच्छा। और कराची से लेके खंजराब तक मैंने तकरीबन पाकिस्तान उस वक्त देख लिया था जब तक ये सहूलतें मौजूद नहीं थी। सिल्क रोड पुराना था और पिंडी से 22-23 घंटे सिर्फ गिलगित के लगते थे। अब जिसको इतना एडवेंचर का शौक हो, और जब हम पहली दफ़ा सैफुल मलूक पे गए थे ना, तो लैंडस्लाइडिंग हो रही थी और कोई रोड नहीं था। अच्छा। मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल बालाकोट से वो सफ़र था। अच्छा। और कई दफ़ा हम बचे, और जाती दफ़ा भी हमें लोगों ने रोका कि सैलाब आ रहे हैं, सड़कें बंद हैं, गाँव रास्ते बंद हैं, जंगलों में से जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, तो ख़तरा है। हम दोस्त थे, उम्र भी ऐसी थी, मेरा ख्याल है वो हमने बेवकूफ़ी की थी। और 2.5 दिन के बाद हम वहाँ पे पहुँचे। अब वापस हमने ये सोचा कि हम पैदल चले जाएं, वो बेहतर है बजाय जीप पे जाने के। लेकिन खैर वो आए, तो जो बंदा उस वक्त तक ये सारा कुछ देख लिया, और ज़ाहिर है वो एडवेंचरस तो होगा, बिल्कुल ऐसा, तो शौक भी है जी। तो मुल्क से बाहर भी काफ़ी टूर किए हैं, मुल्क के अंदर भी किए हैं, इसी शौक की वजह से, कोई और बिजनेस के वजह से नहीं, शौक की वजह से। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मैं कामयाबी का तो फैसला मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो मैच हो रहा है ना। अगर मैंने 2 गोल ज़्यादा कर लिए तो मुझे ये तो नहीं समझना चाहिए कि मैं जीत गया हूँ। हाँ। लेकिन
मेरी वालिद वालदा और मेरे टीचर्स, हत्ता कि मेरे दोस्त, अगर मेरे चंद दोस्त ना होते, मेरा दोस्त है शाहिद है, तो शायद मैं ना पढ़ सकता। तो मेरे वालिद साहब, हमारी ज़मीनें देबालपुर में थी, वो अक्सर ज़्यादा उधर रहते थे, और माँ कितना सख्ती कर सकती है बच्चों पे। तो एक उम्र आती है बंदे की जब वो स्कूल से थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाता है। तो मुझे मेरे उस वक्त मेरे दोस्तों ने भी मेरा बड़ा साथ दिया, टीचर्स ने तो सारा दिया ही है। तो कामयाबी मैं अभी नहीं समझता, कामयाबी तो टाइम बताएगा, बंदे के जाने के बाद लोग बताते हैं कि कितनी कामयाबी है। बाकी आप जा रहे हैं, आपको रास्ते में कोई बैग मिल गया है, उसमें हैंडसम अमाउंट है, तो इसका मतलब आप कामयाब है। सारी ज़िंदगी आपने बैठ के वो खा ली है, ऐश की ज़िंदगी गुजार ली है। तो ये मैं समझता हूँ कि कामयाबी तो स्ट्रगल है, आप मुसलसल करते हैं, मुसलसल करना पड़ता है, ग्राउंड में रहना पड़ता है। पहाड़ों पे जाके अगर मैं बाबा बन जाऊँ और क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ उसी को कामयाबी भी इसलिए नहीं कहता कि अल्लाह ताला ने तो कमरा इम्तिहान में भेजा, आपने उधार भी देना है, आपने पड़ोसी के साथ भी रहना है, आपने सड़क पे भी चलना है, आपने किसी का काम करना भी है, आपको किसी के साथ काम पढ़ना भी है। इन तमाम रवैयों को जब कलेक्ट करना है अल्लाह ताला ने, तो फिर तराजू में तोड़ना है। अगर मैं उस कमरा इम्तिहान में गया ही नहीं, मैं पहाड़ों पे जाके 5 वक्त की नमाज पढ़ूँ, तो उसके पास फरिश्ते काम है, उसको भी मैं ज़ाती तौर पे कामयाबी नहीं समझता। कामयाबी वही है जो जैसा भी मुआशरा आपको मिला है, उस मुआशरे में रह के आप पॉजिटिव अपना रोल प्ले करते हैं। वो किस हद तक करते हैं ये लोग बताएंगे, आपके बताने से नहीं होगा। और मैं कहता हूँ कि मैं नहीं बता सकता, शायद मेरे में बुराइयाँ ज़्यादा हैं। कभी वली अल्लाह होने का दावा नहीं किया, कभी नहीं किया, और ना मुझे समझ आई ये सारी चीज़ें। इतनी समझ आया मुझे कि ये खुद से कहने से ये कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। जो पीर ये कहे ना कि मेरे दम से बड़ा आराम आता है, उससे दम नहीं करवाना चाहिए। शादी कब हुई, कितने बच्चे हैं? शादी मेरी 2000 में हुई है, सन 2000 मार्च में। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे, 3 बेटियां 2 बेटे। पहले 3 बेटियां थी, बाद में 2 बेटे अल्लाह ने दिए। खानों में क्या क्या पसंद है, फेवरेट डिश कौन सी है? मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा हमेशा ही कहते थे कि बच्चों में मैं ही ऐसा था जो हलाल चीज़ किसी भी जानवर की हो, यानी मैं शरीम से लेके बकरे की सिरी तक हर चीज़ खाता हूँ, क्रैब से लेके तो ऊँट के पाए तक सब कुछ खाता हूँ। यानी जो चीज़ हलाल है वो मुझे पसंद है। और एक होता है ना, कोई बंदा किसी बॉडी का कोई पार्ट खाता नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ खाता हूँ, शौक से खाता हूँ, हर दाल, हर सब्ज़ी, और बाकायदा मौसम के एतबार से जो सब्ज़ी होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद होती है। जैसे आजकल खुम्बी हैं, 3 महीने पहले सुहाजना था, उसके फूल से लेके उसकी जो फलियाँ हैं, वो सारी मैंने एंजॉय करनी होती, टेस्ट करनी होती। और इसी तरह कचनार के डोडी से लेके फूल तक सबको मैंने एंजॉय करना। जो सीजनल होती है वो तो मैं करता ही करता हूँ। वैसे कोई चीज़ ऐसी नहीं है सब्ज़ी में, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ आई हो जो मुझे, हाँ ये कह सकते हैं एक फ्रूट है पपीता, वो मैं नहीं खा सकता, वो मुझे उसकी स्मेल अजीब लगती है। खाने की वजह से नहीं, नाक बंद करके मैं खाता हूँ कि ये अच्छा होता है, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा मुझे इरिटेट करता है। अच्छा, बस, और कोई नहीं। अपनी ज़िंदगी में आइडियल किसे समझते हैं आप? यार एक बात बताऊं, आइडियल इंसान की अपनी ज़ात होती है, कोई आइडियल नहीं होता। ये सब किताबी बातें हैं। मुझे बताएं, आपका बाप आपके दोस्तों के दरमियान खड़े होकर आपको झाड़ पिला रहा हो, आपको कैसा लग रहा होगा? फिर आपके मुंह पे थप्पड़ मार दे,
एक टाइम आएगा कि आप रेजिस्ट करेंगे, करेंगे। आपका टीचर ऐसे करे, आपका कोई हीरो जिसको आप करते हैं वो आपकी ज़ात, मतलब वैरायटी जो होती है इंसान की वो अपनी ज़ात ही होती है। एक हद तक होता है कि मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, आपको सब कुछ करता हूँ, लेकिन उस लाइन को जब आप क्रॉस कोई भी कर जाए तो आपके अंदर एक बड़ी वो चीज़ आ जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो फिर फेवरेटिज्म कह लें इसको, आइडियलिज्म इसको कह लें, वो आपकी ज़ात होती है। हाँ, आप सीखते हैं अपने वालिदैन से, अपने उस्ताद से, अपने दोस्तों से। किसी से कोई चीज़ अच्छी लगेगी, दोस्तों में से किसी चीज़ की कोई चीज़ पसंद होगी, ठीक है ना। अब एक चीज़ एक बंदे में ज़्यादा है, क्रिकेटर लगा लें, वो बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है और फील्डिंग भी अच्छी करता है, आपको तीनों चीज़ें उसकी पसंद है। लेकिन जब उसकी फील्डिंग का कंपैरिजन आप जॉन्टी रोड से करेंगे तो आप कहेंगे नहीं, फील्डिंग उसकी अच्छी है। फिर सिर्फ बैटिंग को निकाल के करेंगे, कहेंगे बैटिंग मुझे इसकी पसंद है। अच्छा, बॉलिंग इमरान खान था, वसीम, हाँ बॉलिंग इमरान खान की इससे अच्छी थी। एज ए मजबूआ इज्तमाही तौर पे आपने एक पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट कर लिया एज ए आइडियल, एक फेवरेट, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आइडियल का मतलब ये लेते हैं आप कि बस वो जैसा भी है, जैसे चल रहा है, आप उसके पीछे तकलीद कर रहे हैं, उसकी तलकीद करते जाएंगे, ऐसे नहीं होता। आप अपनी ज़ात के पीछे चलते हो, ये सच्ची बात ये है। वैसे बताने के लिए जो मर्जी बन, जैसे मैं कहता हूँ मेरा इमरान खान जो है मेरी उम्मीद भी है, मेरे लिए उससे बड़ा इंसान कोई नहीं रिसेंटली, क्योंकि जितना मैं उसको समझाऊँ और शायद जितने उसके अंदर कोई बुराई होगी तो अल्लाह ताला ने मेरे से वो छुपाई होगी, क्योंकि मेरे दिल में उसकी मोहब्बत इस तरह उसने डाल ली थी, ठीक है ना। जब वो पर्दे साफ करता है ना तो फिर बड़े बड़े जो आपके आइडियल होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, जिनको आप पसंद कर रहे होते हैं, और जब अल्लाह चाहता है कि मैंने इसकी इज्जत अब नहीं करवानी, तो वो बस थोड़ा सा पर्दा ऐसे कर देता है, आपकी नज़र के सामने आ जाता है और आप रिवर्स यू टर्न ले जाते हैं। ऐसे होता है ना। बिल्कुल ऐसे होता है। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, हुरनाबाद की आवाम को, वकला बरादरी को एज आ कानूनदान, सियासतदान क्या पैगाम है? एज ए कानूनदान मैं अपने दोस्तों से सिर्फ ये कहूँगा कि आप जब आते हैं, आपके ऊपर आपके वालिदैन की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, माशरे की आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है और आपके फ्यूचर की आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है। इन सब चीज़ों से बजाय इसके कि आप कोर्ट में आके मेहनत ना करें, ख़ासकर पहले 2 साल, तो बेहतर है कोई और काम कर लें। अगर आपने वकालत करनी है तो ये अब आपकी मेहनत का टाइम आया है। पहले आपके वालिदैन देखें ना, टाइम काम करने का इंसान का कितना होता है। पहले 20 से 25 साल इंसान अपने वालिदैन के ज़िम्मे होता है। अगर अल्लाह ताला उसकी उम्र ज़्यादा कर दे तो 60 साल के बाद अपने बच्चों के ज़िम्मे होता है। काम करने का टाइम कितना है आपके पास? अगर वो 20-25 साल आपने यहाँ पे बैठ के घर वालों को झूठी तसल्ली, अपने आप को झूठी तसल्ली देनी है, तो इससे बेहतर है कि आप किसी बिजनेस में चले जाएं। उस तालीम का वहाँ भी कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने वकालत करनी है तो इसको एज ए प्रोफेशन मेहनत करनी है, इस एतबार से करनी है कि मैंने उम्मीदें भी पूरी करनी है और मैंने जिम्मेदारियाँ भी पूरी करनी है। बाकी माशरे की हद तक बात यह है कि हमें बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए, और 2 चीज़ें, एक बर्दाश्त पैदा कर लें, दूसरा झूठ इसको कम कर दे, मिनिमाइज़ कर दे, ख़त्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ कर दे। इन 2 चीज़ों से करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी, बर्दाश्त भी आ जाएगी, उसने इखलाक भी आ जाएगा और माशरा डेवलप हो जाएगा। ठीक, खालिद साहब बहुत शुक्रिया, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। खालिद फ़ारूक अमान साहब से हम बात कर रहे थे। हमने मसाइल के हवाले से बात की, सियासत के हवाले से बात की, मोटिवेशन बातें की हैं। तो एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।